Welcome. Now 10th class English I am taking here, and you people know that we were taking the 4th unit films and theatre, and a reading we have not started, at most we are at the end of the chapter. And in this chapter we were reading about Ray and the friendship between Ray and Robert, right? And almost we have completed the explanation. Just the last 3-4 paragraphs were remaining. So today in this class I am going to explain that remaining part of the lesson in Urdu. So be with me till the end of the video. If you are missing or leaving that class, you cannot understand. So please watch my videos regularly so that you can understand better and may be helpful for you people, right? So today let us see. In last class we have talked about 3 of his films. What were they? Janashatru, Shaka Prashaka and Agantuk. And these 3 were having the similarities. And what was that given in that 3 movies? In today's class we shall discuss, and the rest we will try to complete this lesson. Page number 104 in your English books. Right? In these 3 films, Ray was at his most personal, and when some critics saw the films as didactic and verbose, he felt deeply hurt. So, here in these 3 films, Ray was at his most personal. Most personal means what he was thinking. In fact, all his thoughts he has inserted in these 3 pictures. मतलब कि उनकी सोच क्या थी, उनका ख्याल क्या था, उन्होंने सोसाइटी को कैसे देख रहे थे, उनको सोसाइटी में क्या दिख रहा था, कैसे समझ में आ रहा था, ये सारी चीज़ें जो उन्होंने महसूस करे अपने तरीक़े से, अपने तौर से, वो सारी चीज़ें उन्होंने इन 3 पिक्चरों में बता दिए, लोगों में लाए. लेकिन उस पर क्या हुआ, लोग बोलने वाले जो थे क्रिटिक्स मतलब कि जो लोग क्रिटिसाइज़ करते, जो लोग तनक़ीद करना, क्रिटिक्स मतलब कि जो लोग तनक़ीद करते हैं उन लोगों को क्रिटिक्स बोलते हैं. ठीक है, वो लोग क्या बोले कि यहाँ पर इन्होंने बहुत बड़ा हमारे को नसीहत करने जा रहे हैं. डिटेक्टिव मतलब कि नसीहत करना, ख़ास करके कुछ भी भलाई करने के लिए जो नसीहत की जाती है ना, वैसा. और बाज़ लोगों को ऐसा है कि कोई नसीहत करे तो अच्छा नहीं दिखता. बोले कि इन्होंने बहुत नसीहत करने जा रहे हैं हमारे को, और बोले कि बहुत ही बकवास है, वर्बस मतलब कि बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, बहुत ही बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं. ऐसी बातें जब लोग करे तो रे को बहुत ही डीपली हर्ट, मतलब कि बहुत तकलीफ़ हुई उनकी बातों से. फॉर इन दिस लास्ट फिल्म्स, इसलिए फॉर का मीनिंग यहाँ पे आ रहा है, इसलिए कि इन दिस लास्ट, ये 3 लास्ट पिक्चरों में सत्यजीत वॉज डायरेक्टली टॉकिंग टू अस. इन पिक्चरों के ज़रिए उन्होंने डायरेक्टली हमसे बात कर रहे थे मतलब कि पिक्चर की स्टोरी ऐसी थी, ऐसा लग रहा था कि वो पिक्चर हमसे ही सवाल कर रहा. Talking to us, conveying his personal message on society and civilization. Conveying मतलब कि दे रहे थे उनका अपना पर्सनल जो ख्याल था, उनका ये ज़ाती जो ख्याल था, वो मैसेज जो है उन्होंने के बारे में था, वो सोसाइटी एंड सिविलाइजेशन, हमारी जो माशरा है और हमारी जो तहज़ीब है. हाँ, सिविलाइजेशन मतलब कि तहज़ीब है, उसके बारे में जो है उन्होंने मैसेज दे रहे थे उस फिल्मों के, इन 3 फिल्मों के ज़रिए. इफ़ द इम्पल्स दैट मोटिवेटेड हिज अर्लियर फिल्म्स वॉज एस्थेटिक. इम्पल्स का मतलब ये है कि सडन डिज़ायर. इम्पल्स का मीनिंग लिख लीजिए आप लोग. सडन डिज़ायर मतलब कि एक अचानक कोई एक ख्याल आ जाता है कुछ करने का, बिना सोचे समझे, और कोई प्लान भी नहीं रहता, और उसका आगे जाके रिज़ल्ट क्या होता वो भी नहीं सोचते. बिना इन दोनों चीज़ों के, यानी कि ना तो प्लानिंग करें ना ही आगे क्या होगा वो सोचे, बग़ैर के जो कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उसको बोलते हैं इम्पल्स. जो मतलब कि एक जज्बा जो था वो कुछ करने का. मोटिवेटेड हिज अर्लियर फिल्म्स, उनके जो पहले के पिक्चर्स हुआ करते थे, वॉज एस्थेटिक. एस्थेटिक मतलब क्या है, देखिए आप लोगों के बुक में मीनिंग दिया है. एस्थेटिक का मतलब द आर्ट ऑफ जजिंग ब्यूटी. वो क्या है, ब्यूटी के बारे में जज करना कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये है, उसको बोलते हैं एस्थेटिक. इन द लास्ट 3 इट वाज सेल्फ एक्सप्रेशन.
पहले की पिक्चर में जो रहते थे ना, वो किसी भी इस पे जो है सो बना देते थे उन्होंने, किसी कभी खूबसूरती पे, कभी उस पे, कभी ये इस पे। लेकिन आखिरी के जो 3 पिक्चर्स बनाए उन्होंने, कौन से थे वो? जनशत्रु, शाखा प्रशाखा और आगंतक। ये 3 पिक्चर जो बनाए ना, ये क्या थे? सेल्फ एक्सप्रेशंस थे। मतलब कि उन्होंने जो सोच रहे, उनके जो ख्यालात थे, उनके जो तसव्वुरात थे, उसको जाहिर करें इन 3 पिक्चरों में। एंड देर वी वे डिनाइंग हिम हिज राइट टू स्पीक। और वो उनके उन पिक्चरों को देख के जो इन पे क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, जो उन पे तनक़ीद कर रहे थे, दूसरे माने में देखिए हर एक इंसान को अपने ख़यालात का इजहार करने का पूरा पूरा हक़ है। और यहाँ पर हम उनको क्रिटिसाइज़ करके कि उन्होंने ऐसा बोले, उन्होंने वैसा बोले, इसमें बोल के उनको अगर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम उनका जो राइट है बोलने का, अपने ख़यालात को इजहार करने का जो राइट है ना, उससे इनकार कर रहे हैं। डिनाइंग का मतलब है कि किसी चीज़ से इनकार करना। एज द सेइंग गोस, नो वन इज़ ए प्रॉफिट इन वंस ओन कंट्री। एक कहावत है, इंग्लिश में है ये कहावत, हम नहीं यूज़ कर सकते इसको, बट इंग्लिश में है। नो वन इज़ ए प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब कि बहुत ही नेक आदमी। इन वंस कंट्री मतलब कि अब उर्दू में अगर इसकी लिए जाए तो अपन एक मिसाल देते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। मतलब कि अपने घर का जो मुर्गी भी अगर बना दिए तो उसका वैल्यू नहीं रहता है, क्योंकि घर में ही पली बड़ी, कोई ख़र्चा नहीं आया, कुछ नहीं आया, उसको दाल बराबर देख के खाते हैं। मतलब कि वैल्यू नहीं रहता जो घर की चीज़ है। तो यहाँ पर भी मीनिंग वही आ रहा कि जो अपने मुल्क का है, अपने मुल्क में कोई भी नेक नहीं समझते कोई भी तुम्हारे को। ठीक है। नो वन इज़ ए प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब कि आप लोगों को मालूम है ना, प्रॉफिट नबियों को बोलते हैं, पैगम्बरों को बोलते हैं, उन लोगों को प्रॉफिट बोलते हैं। इन वंस ओन कंट्री, कोई भी जो है सो अपने मुल्क में, मतलब कि आप कितनी भी अच्छा करो, क्या भी करो, आपके मुल्क में आपको कोई भी अच्छा नहीं बोलता। वही मिसाल हुई कि घर की मुर्गी दाल बराबर है, कुछ भी तारीफ़ करने का नहीं है कि मुर्गी बड़ी मज़े की थी। Said Roberts, an agnostic throughout his life, it is possible, Roberts feels. An agnostic, agnostic मतलब कि वो इंसान को बोलते हैं जो अल्लाह के होने पे यकीन नहीं करता, बल्कि है कि नहीं की, नहीं है भी नहीं बोलता, है भी नहीं बोलता, ये दोनों के दरमियान रह जाता है कि है नहीं है का यही तसव्वुर में रह जाता है। उन्हें क्या बोल रहा? थ्रू आउट हिज लाइफ, पूरी ज़िंदगी जो है उससे एग्नोस्टिक रहे, किसी भी अल्लाह में भरोसा या वो बोले जैसा उनका नहीं रहा। इट इज़ पॉसिबल, ये मुमकिन है, रॉबर्ट फील कर रहे हैं यहाँ पर, दैट इन द फेस ऑफ डेथ रे वॉज सर्चिंग फॉर एन आंसर। तो जो तकलीफ़ उन्होंने ले रहे थे आखिरी दिनों में, 3 पिक्चर बना के लोगों से जो ये कर रहे थे, तो यहाँ पर उन्होंने बता रहे हैं कि ऐसा दिख रहा था रॉबर्ट रे की चेहरा देखने से कि बस इसका जवाब कैसे मिलेगा मौत की शक्ल में, यानी कि मैं मर गया तो इन सारे मुश्किलों का हल निकल जाएगा। ये उनके चेहरे से, यानी कि रे के चेहरे से झलक रहा था बोल के रॉबर्ट्स बता रहे हैं यहाँ पर। दिस वॉज सजेस्टेड बाई सम ऑफ द म्यूज़िक दैट ही यूज्ड इन शाखा प्रशाखा। और ये कैसे समझ सकते थे हम कि उन्होंने मौत का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि शाखा प्रशाखा का जो म्यूज़िक दिया गया था, उस म्यूज़िक में जो गमगीन म्यूज़िक भी शायद कुछ डाले होंगे, उसकी वजह से जो है सो जो माहौल, मतलब कि एक मायूसी भरी म्यूज़िक भी होती है। बाज़ जगह पे हम देखें कि जैसे हमको मालूम है हिंदू जब मर जाते हैं तो उनको ले जाते वक्त बैंड बजाते हैं। ठीक है, हम बैंड, एक कॉमन चीज़ है कि बैंड बजाना हर जगह सबको मालूम है, लेकिन बाज़ प्लेसेस में मैं ये भी देखी कि उनके साथ एक म्यूज़िक ऐसी बजाते हैं कि म्यूज़िक में से ख़ुद रोने की एक आवाज़ आती है, रोए जैसी आवाज़ आती है म्यूज़िक से, वो म्यूज़िक भी बजाते हुए लेके जाते हैं। तो इनकी भी कोई ऐसी म्यूज़िक थी वो पिक्चर में जो दिए थे, जिससे समझ में आ रहा था कि रे जो है अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। द लास्ट टाइम द 2 फ्रेंड्स मेट, आखिरी बार जब 2 दोस्त मिले, कौन है ये 2 दोस्त? रॉबर्ट और रे। रे वॉज इन हॉस्पिटल, रे कहाँ थे? हॉस्पिटल में थे। ऑन हिज डेथ बेड, अपने बिस्तरे मर बोलते, मतलब कि अब उसी पे उन्होंने मरने वाले हैं। डेथ बेड मतलब कि वो पलंग जिस पे बंदा मर जाता है, उस पे थे उन्होंने। मतलब उस पे था, मतलब कि पर्टिकुलरली कोई पलंग ला के नहीं डालते कि ये है मरने वाली पलंग, इस पे सो बोल के ऐसा नहीं रहता। जहाँ पे बीमार पड़ के उसमें मर जाते हैं उसी को बोलते हैं कि बेड, डेथ बेड। इट वॉज ए संडे, वो संडे था।
एंड रॉबर्ट, ट्रू टू हैबिट, अराइव्ड ऑन द डॉट एट 9 AM। क्योंकि ये लोगों का एक बिना बोले हुए एक ये था, अरेंजमेंट था ये दोनों क्या, कि हर संडे को 9 बजे मिलते थे एक दूसरे से। और रॉबर्ट्स कभी भी जो है सो रे के घर पे जाते थे 9 बजे मिलने के लिए संडे। और आज भी उसी आदत के मुताबिक जो है रॉबर्ट्स आए, लेकिन कहाँ, घर पे नहीं गए बल्कि हॉस्पिटल में आए उनके पास मिलने के लिए। बराबर डॉट, ऑन द डॉट मतलब कि अब जहाँ पर थे, जो पॉइंट पे उन्होंने थे, डॉट का मीनिंग यहाँ पर आता है पॉइंट। कौन सा पॉइंट है ये? हॉस्पिटल का, उनकी बेड पे, वहाँ पर आते हैं मिलने के लिए। He had grown so weak that he looked frail as a child। और रे इतने कमज़ोर हो गए थे कि फ्रेल मतलब कि बहुत ही जैसे कि छोटा सा बच्चा कितना कमज़ोर, कितना ये निढाल हो जाता है ना, वैसे दिख रहे थे रे। I did not stay long and as I was leaving, मानिकदा said, भालो लागलो, it was nice। और वो हालत में ज़्यादा देर तक मैं उनके पास ठहर नहीं सका। रॉबर्ट्स बता रहे हैं कि मैं ज़्यादा देर ठहरने को, जब हालत अपने करीबी दोस्त जिसके साथ अपन 20-22 साल तक का एक साथ फ्रेंडशिप में रहे हैं, अच्छा खेले कूदे, जो भी काम था करे साथ में मिलके पूरा एनर्जी से, आज वैसा दोस्त पलंग में पड़ा हुआ इतना कमज़ोर है कि मौत करीब में है उसके, तो ऐसी हालत में देखना किसी के भी लिए भी बहुत ही तकलीफ़देह होता है। इसलिए रॉबर्ट्स बता रहे हैं कि मैं ज़्यादा देर नहीं ठहर सका वहाँ पर। और जब इन्होंने जाने लगे तो मानिकदा बोले से क्या बोले, भालो, भालो मतलब कि अच्छा, लगलो मतलब कि लगा, नाइस टू सी यू जैसे इंग्लिश में बोलते हैं पर ना, नाइस टू सी यू, वैसे वो मीनिंग निकलता है इसका, भालो लगलो। हाँ, ये बंगाली लैंग्वेज में है। और आप लोगों को मालूम है जन गण मन भी जो लिखा हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर का, वो भी बंगाली लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है। Those were his last words to me, said Roberts। और वो जो वर्ड्स बोले ना भालो लगलो, वो उनके आखिरी अल्फाज थे जो रॉबर्ट्स को उन्होंने बोले। One important fallout of this friendship was the establishment of Chitrabani, a communication and film institute, the first of its kind in West Bengal, which Robert founded in 1970 and to which Ray, as a token of friendship, lent his name as co-founder। अब यहाँ पर देखिए, वन इम्पॉर्टेंट, एक अहम, फॉल आउट मतलब कि रिज़ल्ट, किसी भी चीज़ से फॉल आउट मतलब कि जो हासिल होता है, वो रिज़ल्ट क्या था ऑफ दिस फ्रेंडशिप, ये लोगों की दोस्ती का, के ये लोग एक एस्टैब्लिशमेंट मतलब कि ईजाद करना या क़ायम करे, क्या करे, चित्राबानी नाम से एक कम्युनिकेशन एंड फिल्म इंस्टीट्यूट, एक इंस्टीट्यूट जहाँ पर फिल्मों के बारे में सिखाया जाता था, वो स्टार्ट करे जिसका नाम रखे चित्राबानी। और वो अपने आप में एक अकेला था वेस्ट बंगाल में उस ज़माने में। इट वॉज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, मतलब कि वैसे कभी भी कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स नहीं खुले थे वहाँ पर, वो पहला था जो ये लोग खोले थे। और ये स्टार्ट कौन करे थे इसको? रॉबर्ट स्टार्ट करे थे। और कब? 1970 में, जब ये लोगों की दोस्ती शुरू हुई थी, ठीक है, 69 में मिले, 70 में इन लोगों की दोस्ती स्टार्टिंग थी, जब भी स्टार्ट करे थे। और रे क्या करे थे इसको? एज ए टोकन ऑफ फ्रेंडशिप, यानी कि दोस्ती की निशानी के तौर पे रॉबर्ट फाइन इस्टेब्लिश करे, लेकिन नाम दिए उसको, सत्यजीत रे का नाम दिए थे। क्या दिए? लेंट हिज नेम एज, अपना नाम कैसे दिए? को फाउंडर मतलब कि दोनों मिल के साथ किए बोले जैसा। रे वॉज इन द फर्स्ट गवर्निंग बॉडी, रे वॉज इन द फर्स्ट गवर्निंग बॉडी में थे उसमें। एंड आफ्टर ए फ्यू टर्म्स रेडीली एग्रीड टू बी द इंस्टीट्यूट्स एडवाइज़र, पहले गवर्निंग बॉडी में थे, फिर उसके बाद में क्या करे उन्होंने, जैसे एडवाइज़र्स होना पड़ता है ना, वो एडवाइज़र के तौर पे काम करे उसमें। रॉबर्ट अरेंज्ड मोस्ट ऑफ द इनिशियल फंडिंग फ्रॉम कैनेडियन एजेंसीज, और वो बनाने के लिए जो पैसों की ज़रूरत हुई थी, रॉबर्ट्स क्या करे, क्योंकि कनाडा के थे उन्होंने, तो वहाँ के जो एजेंसीज थे कनाडा के, वो लोगों के पास से बहुत सारा पैसा मंगा सके थे, उसके लिए परेशानी नहीं हुई उनको कि कौन पैसा लगा कर, क्योंकि रॉबर्ट्स जब ये इस्टेब्लिश करे, इसको स्टार्ट करे, तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत जो होती वो उन्होंने कनाडा के एजेंसी से मंगा लिए थे। आई हैड नो रिजर्वेशंस अप्लाइंग फॉर देम,
बोल रहे हैं कि कोई रिजर्वेशंस नहीं यहाँ पर नहीं अप्लाई कर रहे हैं फॉर देम फॉर आई फील, क्यों कि ये महसूस करते हैं कि रिचर कंट्रीज़ इन द वेस्ट आर इंडेप्टेड टू कंट्रीज़ लाइक इंडिया। बता रहे हैं कि ये जो अमीर ममालिक है ना वेस्ट में, वेस्टर्न कंट्रीज़ जो अमीर ममालिक है, ये भी इंडिया जैसे मुल्कों के क़र्ज़दार हैं। इनका ये महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया ये किस लिए बोले उन्होंने कि इंडिया के क़र्ज़दार हैं, क्योंकि जो टैलेंट है, जो चीज़ें उनको इंडिया से मिलती है, जो एंटरटेनमेंट मिलता है, जो सीखने को मिलता है, जो हालात का पता चलता है, जो कुछ भी डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट थिंग्स उन लोगों को जो मिलते हैं इंडिया से, वो शायद ही किसी और कंट्री से नहीं मिलता। क्योंकि देखिए हर कंट्री में देखो, अपन किसी भी कंट्री में देख लो, अब आप गल्फ़ कंट्रीज़ की बात कर लो, वहाँ पे पूरा अरबिक माहौल है, ठीक है। हर एक कंट्री में कुछ ना कुछ एक मेजर चीज़ रहती है जो सिर्फ एक ही चीज़ को लेके चलते हैं। लेकिन इंडिया क्या है, इंडिया इसे सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, बड़े सग़ीर क्यों बोलते हैं इसको, इसलिए कि यहाँ पर सग़ीर मतलब कि छोटा, ठीक है, बड़े सग़ीर मतलब कि एक स्मॉल सब कॉन्टिनेंट, जैसे कि इंग्लिश में बोलते हैं हम। यहाँ पे हर मज़हब मिलता है, हर कल्चर मिलता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस मिलते हैं, डिफरेंट डिशेस मिलते हैं, डिफरेंट क्लोथिंग मिलते हैं, हर चीज़ अलग, डिफरेंट मौसम तक मिलते हैं। हमारे नॉर्थ में एक मौसम रहा तो देखिए साउथ में एक मौसम होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास यहाँ बारिश हो रही तो पूरे इंडिया में बारिश हो रही, नहीं होता है ऐसा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे इंडिया के पास इतना बहुत कुछ है देने के लिए दूसरे कंट्रीज़ को। हमारा तहज़ीब है, हमारा कल्चर है, हमारा लिटरेचर है, बहुत कुछ है। ये सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए रॉबर्ट्स बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया या ख़ास करके वेस्टर्न कंट्रीज़ भी इंडिया की मखरूस है। For 26 years, Roberts was the director of Chitrabani, and under him the institute not only produced important documentary features but also became breeding ground for local talent for filmmaking. अब 26 ईयर्स तक जो है रॉबर्ट्स इसके क्या रहे, डायरेक्टर रहे। चित्रबानी जो इंस्टीट्यूट बनाए थे उसके डायरेक्टर रहे उन्होंने, 26 सालों तक चलते रहे। और यहाँ पर सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती है, इंस्टीट्यूट ओनली प्रोड्यूस्ड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री पिक्चर्स रहते हैं, वही नहीं बनाते थे, बल्कि उसके साथ साथ क्या करें उन्होंने, ऑल्सो बिकेम ब्रीडिंग ग्राउंड मतलब कि पैदा करने वाला एक जगह बन गई। वो कैसे, जो न्यू टैलेंटेड लोग थे, टैलेंट वाले जो भी रहते थे पिक्चरों में काम करने के लिए, उन लोगों को भी लाना, उनके टैलेंट को उभारना, उनको और ट्रेन करना, और नए नए पिक्चर में जाने के लिए एक्टर्स, डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स, ये सारे यहाँ से ट्रेनिंग होके निकलने लगे जो अच्छे बंगाली पिक्चरों को और भी इम्प्रूव कर सके। तो ये इनका यहाँ पर ख़त्म है। ये फ्रंटलाइन एक मैगज़ीन है, उसको दिया गया ये इंटरव्यू है। रॉबर्ट्स बता रहे हैं फ्रंटलाइन को कब हुआ, देखो ये जुलाई 29 अगस्त 2011, अगस्त 11th, जुलाई 29 टू अगस्त 11th 2006 में लिया गया इंटरव्यू था, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेसन अब ख़त्म होता है, ठीक है। इंशाल्लाह इसका रीडिंग भी हम शुरू करेंगे। इसके बाद में मैं और ग्रामर के क्लासेस भी डालूँगी, और स्पोकन इंग्लिश के लिए जो जिनको इंग्लिश सीखना है, बात करने का जो तरीक़ा होता है, कैसे स्टार्ट करें, बिल्कुल नए आने वाले कैसे स्टार्ट करें। अब ये नए आने वाले तो शायद उन लोगों को बैठना, ये सब लिख लेना, ये सब मुश्किल होंगी। तो सिर्फ बात करने के लिए हमको क्या क्या ज़रूरी होता है, कैसे जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं बात करने के लिए, जो वो सारे मैं आप लोगों को ग्रामर में इंशाल्लाह स्पोकन इंग्लिश की क्लास में बताऊंगी। और उम्मीद करती हूँ कि मेरे वीडियोस आप लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। लाइक कीजिए अगर समझ में आया। अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ समझने में ये हो रहा है, तो कमेंट के ज़रिए आप लोग कुछ भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, या कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक है आप लोगों को लेसन्स में या कुछ भी, वो भी आप लोग कमेंट के ज़रिए भेजिए, मैं इस पर भी वीडियोस बनाऊंगी। मेरा मंशा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, क्योंकि जनरली इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेनेशन जो आजकल स्कूलों में एक ट्रेंड बना हुआ है, उससे बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं समझ पाते हैं, उन लोगों के लिए मैं ये उर्दू में कर रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग बिल्कुल उर्दू की आदत डाल लो, कोशिश करो। ये तो सिर्फ मैं एक एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि ये सीखते सीखते आप लोग उर्दू में अगर समझ लेंगे और आपको इंग्लिश अच्छे से आएगा, तो आप लोग ये उर्दू का सुन के इंग्लिश में लिखने में कोई मुश्किल नहीं होंगी आप लोगों को, ठीक है। इसी उम्मीद से मैं बना रही हूँ। इंशाल्लाह फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।